Hello everyone. Welcome to Rebind AI channel. I am Krishna. Today we are continuing with part 2. So, in our last session, we were talking about LLMs. That is, we covered basics of LLMs. And today we are going to cover prompt engineering. So, simple words में कहे तो हमें आज ये सीखना है कि सेम एआई मॉडल्स से हम ज्यादा यूजफुल आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ अपना ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका हमें चेंज करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। हमने पिछले सेशन में क्या क्या कवर किया था। In part 1, we have covered various topics like LLM actually क्या है। सबसे पहले हमने ये सोचा था कि एलएलएम क्या होता है, और वो मैंने एक सिंपल एनालॉजी लेके आपको बताया भी था कि अ, आपके फोन का जो ऑटो कंप्लीट का जो सिस्टम होता है, सेम वैसा बट थोड़ा ज्यादा पावरफुल वर्जन होता है, दैट इज एलएलएम। एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि एलएलएम कोई डेटाबेस नहीं है, ये गूगल की तरह फैक्ट लुकअप नहीं करता है। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू ट्रेन हुआ है, और उसका काम है गिवन एक इनपुट, अगला लाइकली टेक्स्ट प्रिडिक्ट करना। ओके, और हमने एक बेसिक डायग्राम भी देखा था अपने लास्ट सेशन में। बेसिक लूप था जहां हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, एलएलएम उस क्वेश्चन को प्रोसेस करता है टोकन्स में, और फिर एक फ्लुएंट आंसर जनरेट करके देता है। So this was the process which we have seen earlier. Okay. And next we have seen tokens. Tokens क्या होते हैं? Tokens वो होते हैं जिसमें your sentence is divided into small chunks. Okay. So यहाँ पे हमने the mitochondria is the powerhouse of the cell. This was our sentence and this was divided into 11 tokens. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक टेक्निकल वर्ड है। सो इट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री टोकन्स, दैट इज माइटो, कॉन एंड ग्लिया, and rest of the ingo as it is, like the is of and on. Okay, so why this is important? So there are two reasons. First, हर एलएलएम की एक कॉन्टेक्स्ट लिमिट होती है। ओके, मतलब एक टाइम पे वो सिर्फ इतने ही टोकन्स हैंडल कर सकता है। तो अगर आप एक बहुत लंबा रिसर्च पेपर डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे, कभी कभी मॉडल बोल सकता है कि कंटेंट टू लॉन्ग। सेकंड, जो कंपनीज एलएलएम एपीआईज प्रोवाइड करती है वो पर मिलियन टोकन्स चार्ज करती है। तो टोकन्स सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, स्पेशली अगर कभी आप खुद कोई टूल बिल्ड करते हो तब। ओके, एंड थर्ड वी स्टडीड अबाउट प्रिडिक्शन इंजन, दैट इज नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, वो कैसे प्रिडिक्ट करना है, विच वाज अ कोर मैकेनिज्म इन दैट सेशन। तो हमने वहां पे एक एग्जाम्पल लिया था, द सेल्स पावर हाउस इज द डैश, एंड एक मॉडल ने अपने प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बोला सो दैट इट कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो मॉडल हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली टोकन चूज करता है, और फिर वो चूजन वर्ड सेंटेंस में ऐड हो जाता है और पूरा प्रोसेस रिपीट होता है अगले टोकन के लिए, राइट। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि मॉडल्स किस वर्ड पे ध्यान देते हैं, कैसे वर्क करता है वो। तो वो सेंटेंस के सारे पिछले वर्ड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो कुछ ही वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देता है, राइट। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, द प्रोटीन इंसुलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर टू रेगुलेट ब्लड डैश। जब मॉडल ने ये सेंटेंस देखा तो उन्होंने वहां पे शुगर प्रिडिक्ट करना था, उसने ज्यादा अटेंशन किस चीज को दिया था,
इंसुलिन को, रेगुलेट को और ब्लड को। ओके, ना इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सेल्फ अटेंशन, जो पूरी आर्किटेक्चर इस अटेंशन कंसेप्ट के ऊपर बनी है, और उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ओके, एंड देन next we saw about training, like ये मॉडल्स कैसे ट्रेन होते हैं. Okay, so we have seen this through three different stages, that is massive reading, pattern learning, and guided refinement. Okay, so उस टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लाइक मेडिकल कॉलेज वाला एग्जांपल था. पहले स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है, दैट वाज योर स्टेज 1. देन वो प्रैक्टिस करता है, दैट वाज योर स्टेज 2. और फिर वो सीनियर डॉक्टर्स उसकी सुपरविजन करते हैं रियल पेशेंट्स के साथ, इट वाज योर स्टेज 3. ओके, तब जाके वो एक ट्रस्टेड डॉक्टर बनता है. बिल्कुल वैसे ही एक एलएलएम भी ट्रस्टेड बनता है ट्रेनिंग के थ्रू. नेक्स्ट वी हैव सीन मेजर एलएलएम्स, लाइक मार्केट में अभी कौन से लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, llama एंड ऑल. And then we also saw the strengths and limitations. These are very important. And yes, so now let's move further. So yes, आज हम ये 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने सेशन में. सो फर्स्ट इज वर्डिंग चेंज करने से आंसर कितना बदल जाता है. Why wording changes everything? Okay, that is same question. Do like सेम क्वेश्चन है, बट हम डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं, लाइक. ओके, देन सेकंड इज जीरो शॉट वर्सेस फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. एंड we will be seeing 4 part framework, जिसे हम बोलेंगे RCTF, जो आप किसी भी प्रॉम्प्ट के लिए रीयूज कर सकते हो. एंड देन we will be seeing टेम्परेचर, दैट इज जो कंट्रोल करती है मॉडल के आंसर्स, कितना क्रिएटिव या कितना कंसिस्टेंट है. उसके बाद हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो नॉन टेक यूजर्स करते हैं प्रॉम्प्टिंग में. एंड देन द लास्ट वन, 2 live demos. Okay, plus some advanced techniques, that is comparison and chain of thoughts. So now let's move further. Why wording changes everything? Same underlying question, same model, very different quality of answer. Yes. So यहाँ पे we have two things. One is vague prompt and the other one is precise prompt. Vague prompt में हमने लिखा है tell me about DNA sequence. ये प्रॉम्प्ट इतना जेनरिक है कि मॉडल को पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कितना डिटेल में चाहिए, किस लेवल का चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, राइट. तो रिजल्ट क्या आता है? एक जेनरिक अनफोकस्ड वॉल ऑफ टेक्स्ट जो बहुत कुछ कवर करेगा लेकिन कुछ भी स्पेसिफिकली यूजफुल नहीं होगा आपके लिए, राइट. अभी ये सवाल देखो, इफ हम ये प्रिसाइज फॉर्म प्रॉम्प्ट की तरह डालते हैं, लाइक एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन Sanger sequencing and next generation sequencing, that is NGS, in 4 bullet points for a first year bioinformatics student. इस बार रिजल्ट क्या होगा? हम एक स्ट्रक्चर्ड, राइट डेप्थ, राइट ऑडियंस, एग्जैक्टली 4 बुलेट्स जो दोनों मेथड्स कंपेयर करते हैं. ओके, सीधा स्टडी करने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट. समझा? मॉडल सेम है, नॉलेज सेम है, सिर्फ चेंजेस का हुआ है
हमारे प्रॉम्प्ट में। ओके, यही है पूरे सेशन का कोर आइडिया। यस, सो अभी देखते हैं कि हम अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, now I'll be telling you, showing you a simple reusable framework that is जिसे आप किसी भी प्रॉम्प्ट के लिए यूज कर सकते हो। And this is RCTF, that is role, context, task, format. R stands for role, जिसमें मॉडल को बताओ वो किस रोल में एक्ट करे, जैसे एक्ट एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स ट्यूटर, or act as a student, or act as a software developer, or it can be a HR or anything. Okay. C, context. Always give background information to the LLM, like कौन सी ऑडियंस है, क्या ऑलरेडी पता है उनको, जैसे explaining to a first year student with no coding background. ओके, देन टी, टास्क। अब क्लियरली बताओ एग्जैक्टली क्या चाहिए, जैसे एक्सप्लेन हाउ ब्लास्ट वर्क्स। देन एफ, फॉर्मेट। और लास्ट में उन्हें ये बताओ आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर, स्टाइल, एवरीथिंग। जैसे इट कैन बी दैट यू वांट द आंसर अंडर 100 marks, like you want the answer under 100 words, or you want the answer for 10 marks, or you want specific points for your answer, so you can specify that I want these specific points for my answer. This should be the architecture of my answer, like I first want definition, then I wanted advantages and disadvantages, I wanted theory. Okay, in this way you can customize. सो ये चारों चीजों को जोड़ के एक पूरा अच्छा प्रॉम्प्ट बनता है, दैट इज ऑलवेज डिफाइनिंग रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड फॉर्मेट। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। मे बी you can give a prompt as act as a tutor, explain to a first year student with no coding background how blast works in under 100 words using a simple analogy. Yes, so इतना स्पेसिफिक और पावरफुल बन गया, सिर्फ हमने चार सिंपल पीसेस को मर्ज किया है, दैट इज रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड फॉर्मेट, राइट? नाउ अगली बार जब भी आप एलएलएम से कुछ पूछो, अपने आप से ये चार सवाल जरूर पूछना। रोल क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, टास्क क्या है, और किस फॉर्मेट में चाहिए। और देखना आंसर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। जीरो शॉट वर्सेस फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट। अगर आप लाइक लेट्स से ये आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा बेसिक्स समझने के लिए। लाइक जीरो शॉट का मतलब होता है कि आप सीधा पूछते हो बिना कोई एग्जाम्पल दिए, जैसे कि क्लासिफाई दिस जीन एज ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर। यस, मॉडल अपनी ट्रेनिंग पे फुल्ली रिलाई करता है, ये कॉमन वेल नोन टास्क के लिए ठीक चलता है। लेकिन अगर आपको कोई अनयूजुअल फॉर्मेट या नीचे क्लासिफिकेशंस चाहिए, तो रिजल्ट्स कभी-कभी इनकंसिस्टेंट आ सकते हैं, राइट? So if you want niche classifications, then yes, you should give a proper prompt. अब यहाँ पे देखो ये few shot वाला, इसको हम करते हैं।
या आप मॉडल को 2-3 एग्जांपल्स दिखाते हो पहले, फिर एक नया सवाल पूछते हो, राइट? जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट में क्या डाला है। जीन BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर, जीन HER2 ऑन्कोजिन, जीन RB1 ट्यूमर सप्रेसर, और बाद में हम उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीन TP53 क्वेश्चन। यस, सो ये हमें एक कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, स्पेशली स्पेसिफिक या अनयूजुअल टास्क के लिए नहीं है ये। ओके, यहाँ पे एक सिंपल रूल है, अगर टास्क कॉमन है तो 0 शॉट काफी है। अगर टास्क स्पेसिफिक और अनयूजुअल है या आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट चाहिए तो फ्यू शॉट यूज करो। इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ टेम्परेचर डायल। बहुत सारे LLM टूल्स में एक सेटिंग होती है जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। यस, अ, ये सेटिंग डिसाइड करती है कि मॉडल के वर्ड चॉइसेस कितने सेफ या कितने क्रिएटिव होंगे, राइट? सो लो टेम्परेचर इज जीरो के क्लोज, लाइक मॉडल इज फैक्चुअल, फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। सेम इनपुट दोगे तो सिमिलर आंसर मिलेगा बार। ये बेस्ट है जब आपको पेपर समराइज करना हो, एक प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करना हो, या फैक्चुअल Q&A चाहिए हो। ओके, high temperature is almost close to 1, and this model is creative, varied, and कभी-कभी unexpected हो जाता है। सेम इनपुट डॉज तो हर बार थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट आंसर आ सकता है। ओके, सेम इनपुट है बट आंसर अलग-अलग आने के चांसेस है। एंड ये बेस्ट है जब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। यस, जैसे प्रोजेक्ट टाइटल्स, क्रिएटिव आइडियाज। ओके, you can think about it like this, like लेट्स से अगर आपको अपने रिसर्च पेपर का एक एक्यूरेट समरी चाहिए तो यू कैन यूज लो टेम्परेचर, बट इफ you want something catchy name for your project, then brainstorm करना पड़ेगा, तो for that high temperature better रहेगा। okay, so now let's move further. So let's be practical. ये वो मिस्टेक्स है जो ज्यादातर नॉन टेक यूजर्स शुरू में करते हैं, और उनको फिक्स कैसे कर सकते हैं हम। यस, मिस्टेक वन, टू वे, लाइक हम इसमें क्या फिक्स कर सकते हैं, ऑडियंस, डेप्थ एंड पर्पस को स्पेसिफाई करके, राइट? मिस्टेक टू, नो कॉन्टेक्स्ट गिवन। हाउ वी आर गोना फिक्स दिस? We can fix this by telling it what we already know according to our level, right? Mistake 3, multiple asks at once. Yes. How to fix it? एक बार में एक ही क्लियर टास्क पूछो, एक साथ बहुत कुछ मत पूछो। Mistake 4, no format specified. How can we fix it? We can fix it by uh, saying bullet points or word limit, or you can also give table format. Okay, next, mistake 5, trusting the first answer blindly. Yes, this is the biggest one. हमेशा फैक्ट्स को ट्रस्ट
ट्रस्टेड सोर्सेस से वेरीफाई करो, जैसे कि हमने सेशन 1 में किया था फॉर आवर फोटोसिंथेसिस, इफ यू रिमेम्बर, राइट? सो ये 5 चीजें फिक्स कर लो, आपकी प्रॉम्प्टिंग स्किल्स 80% स्टूडेंट से भी ज्यादा बेटर हो जाएंगे। एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। So time for our demo 1. So let's get started with our demo 1. Let's switch to Google. Yes, so अब यहाँ पे we can see एक weak prompt हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हैं। ओके, सो हम पहले अपना एक वेग प्रॉम्प्ट डालेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो ये लोड हो रहा है, लोड हो गया, राइट? You can see this. यहाँ पे हमें डीएनए का फुल फॉर्म है, देन हाउ इट वर्क्स दिया हुआ है, 4 बेसिस ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर एंड जीन्स, तो ये सब है। Then simple way to think about it is DNA is like a cookbook, genes are individual recipes. थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वगैरह दिया है, ओके। एंड बाद में उन्होंने पूछा है, इफ यू वांट देन आई कैन आल्सो एक्सप्लेन इट फॉर kids in simple terms, how DNA is copied during cell division, converted into proteins and all. Now, what if we give here a proper prompt, right? So let's give it a proper prompt over here. हमने ना इस प्रॉम्प्ट में ये डाला कि रोल क्या था या कॉन्टेक्स्ट क्या था या टास्क, कुछ नहीं, हमने कुछ भी क्लियर नहीं डाला है, राइट? व्हाट इफ अगर हम ये सब क्लियरली डालें तो हमें क्या चेंजेस मिलेंगे, लेट्स सी। सो यस, अभी मैं प्रिसाइज प्रॉम्प्ट टाइप करूंगी। लेट्स से एक्ट एज अ बायोलॉजी टीचर and explained to in ninth standard student with no advanced the key difference between say DNA and RNA in exactly 5 points. Yes, let's see what it gives. सो अभी मैंने इसको रोल दे दिया, लाइक एक्ट एज अ बायोलॉजी टीचर। मैंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया कि 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, सो साइंस उतना एडवांस्ड नहीं है, सो उसका बैकग्राउंड भी हमने दे दिया। टास्क भी क्लियर कर दिया कि क्या करना है, डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस बताना है। और हमने ये भी बता दिया कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें 5 पॉइंट्स में चाहिए, राइट? तो दिस इज वे यू गिव द प्रॉम्प्ट, ओके। अब हम फर्क देखेंगे, लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड लाइक अ ट्विस्टेड लैडर, व्हाइल आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड।
Sugar molecule, DNA contains deoxyribose sugar, whereas RNA contains ribose. Nitrogen bases, DNA has the base ATCNG, while RNA has the ACNG. फंक्शन है, लोकेशन है, सब है. See difference between um, suppose हम ये सेम प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करते हैं. Copy paste, but we don't want difference. So yes, देखा आपने. हमें यहाँ पे डीएनए क्या होता है पहले ये बता. इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोज डेवलप्स एंड फंक्शंस. और यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रोथ डेवलप. सेम है. फिर स्ट्रक्चर में यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर वेर एज आरएनए कंटेन्स. सॉरी. फिर यहाँ पे लिखा है डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स शेप व्हिच लुक लाइक अ ट्विस्टेड लैडर एंड इट इज मेड अप ऑफ four chemical base ATCG. DNA is found mainly in the nucleus of cells. DNA stores information that is passed from parents to their children, and DNA is used to make proteins. यहाँ पे इतना दिया हुआ है. यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में है, लाइक पेयर स्पेसिफाई किए हुए हैं जीन में क्या, लाइक जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए वगैरह, और थोड़ा यहाँ पे डीप में है. और मे बी एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इतना ना समझ में आए. यस. सो दिस इज हाउ यू कैन सी. आपको यहाँ पे एक प्रिसाइज आंसर मिलेगा. और यहाँ पे इट कैन बी अ लॉन्ग आंसर, इट कैन बी अ शॉर्ट आंसर. वी डोंट नो, कभी लॉन्ग दे कभी शॉर्ट दे, राइट. सो यही है आरसीटीएफ की पावर. लाइक सिर्फ चार चीजें ऐड करके हमें एक एवरेज आंसर को एक अच्छा आंसर, एक यूजफुल आंसर में चेंज किया. ओके. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड. Yeah, so now we are ready to go for our next demo too, that is summarizing a paper abstract. So again, let's switch to Google. So here I am using again ChatGPT. Yeah, so पहले तो हम क्या बोलते हैं, लाइक आपको अगर किसी भी पैसेज को समराइज करना हो, इट कैन बी फॉर योर नोट्स, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स जो आपको आगे यूज करने हो. तो हम कैसे कर सकते हैं. व्हाट इफ अगर हम वीक प्रॉम्प्ट दे तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट दे तो क्या होगा. ओके. सो लेट्स से अगर हम पहले वीक प्रॉम्प्ट का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से we write summarize this, and I have one passage, like I have copied it from Google. So I'll be pasting it over here. You can also have any passage or something and you can copy paste it over here. Okay. ये हमने वैक्सीन्स पे एक लिया था और उसको समराइज करा रहे हैं. सो ये इतना है. And it has summarized that vaccines train the immune system to recognize and fight harmful germs and without causing the disease. They help the body produce antibodies and memory cells. So if the real pathogen enters later, the immune system responds quickly and prevents or reduces the severity of the illness. Immunization is one of the most effective ways to prevent infectious diseases. Yes.
Now, what if we put a strong prompt, right? Let's put a strong prompt for this. Let's say at so what we can say, maybe a scientist, no, science communicator. So हमने उनको रोल दे दिया, उनको क्या एक्ट करना है. Then summarize the following passage in 3 lines for a student, let's say, for a student uh, who has, let's say, never studied immunology. Highlight what a vaccine contains and how it protects the body. Keep the total summary, let's say, under 100 words. Okay, now let's paste the passage. सो यहाँ पे आप समरी का देख सकते हो. दिस वाज अ पैराग्राफ. हमने 2 लाइन्स बोला था, सो हमें 2 लाइन्स में लाइक 3 लाइन्स बोला था, तो हमें 3 लाइन्स में मिला है. फर्स्ट थिंग, एंड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि हमारी ऑडियंस कौन रहेगी. दे विल बी द स्टूडेंट्स, हमने ये डाला था. हमने ये भी उनको स्पेसिफाई किया कि हमें ये समरी इस तरीके से चाहिए कि जिनको इम्यूनोलॉजी ना आता हो वो भी कर सके. सो दैट इज आर फॉर. ओके, और हमने उनको फॉर्मेट भी दिया था कि हमें 3 लाइन्स में चाहिए. एंड हमने उनको एक पॉइंट भी दिया था फोकस करने के लिए कि हमें वैक्सीन क्या कंटेन करता है और कैसे प्रोटेक्ट करता है ये भी चाहिए. और हमने उनको लेंथ भी दी है कि हमको 100 वर्ड्स तक का चाहिए. ओके, सो यहाँ पे लिखा है, अ वैक्सीन कंटेन्स अ वीकेंड और इनएक्टिव पार्ट ऑफ अ germ or instructions for the body to make a harmless piece of it. This safely trains the immune system to produce antibodies and memory cells without causing the disease. If the real germ enters the body, recognizes it quickly and fights it faster, helping prevent illness or make it much milder. और यही अगर आप ऊपर देखोगे, vaccines train the immune system to recognize and fight harmful germs without causing the disease. They help the bodies to produce antibodies and memory cells. So if the real pathogen enters, the immune system responds quickly and prevents to reduce. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े हेवी टेक्निकल टर्म्स का यूज हुआ है. बट सिंस हमको ये एक स्टूडेंट के लिए चाहिए था जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है. ओके, एंड यस, ऑलवेज रिमेम्बर, चाहे समरी कितनी भी अच्छी लगे, हमेशा ओरिजिनल पैसेज से क्रॉस चेक करो कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस तो नहीं हो गई या कुछ गलत तो नहीं है. ओके, जैसे कि हमने सेशन 1 में हेलुसिनेशन चेक करने के लिए किया. नो डाउट तब कुछ गड़बड़ नहीं थी, बट कभी कभी हो भी जाती है. सो जब भी कुछ समराइज करवाओ, अपने ऑडियंस, फॉर्मेट और लेंथ हमेशा स्पेसिफाई करो. छोटी चीजें भी बताओ, so that आउटपुट की क्वालिटी improve हो सके. Okay, getting. So now let's switch to our slide. Let's move further. Advanced chain of thought prompt. ये एक एडवांस टेक्निक है जो ट्रिकी है, रीजनिंग बेस्ड टास्क के लिए बहुत यूजफुल है. सो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट.
Is this unknown protein likely an enzyme or a structural protein? इस केस में मॉडल सीधा एक गेस दे सकता है बिना अपनी रीजनिंग दिखाए। ये चेक करना मुश्किल है कि उसका लॉजिक सही था या नहीं। यस, अब यही सवाल चेन ऑफ थॉट स्टाइल में पूछते हैं। थिंक स्टेप बाय स्टेप। First, list its likely structural domains, then reason about function, and then conclude it. इस बार मॉडल अपनी पूरी रीजनिंग पाथ दिखाता है। पहले डोमेन्स लिस्ट करेगा, फिर उन डोमेन्स के बेसिस पे फंक्शन के बारे में सोचेगा और तब फाइनल कंक्लूजन देगा। इसका फायदा ये है कि अगर कहीं मॉडल का लॉजिक गलत है या आप एग्जैक्टली वही पॉइंट स्पॉट कर सकते हो जहां उसने गलती की, और यूजुअली फाइनल आंसर भी ज्यादा एक्यूरेट आता है। यस, सो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर टास्क सिंपल फैक्ट बेस्ड है देन डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉम्प्ट काफी है। अगर टास्क में रीजनिंग या मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है देन थिंक स्टेप बाय स्टेप। ओके, और एक एक करके ऐड करते जाओ, आपको फर्क अपने आप दिखेगा। ओके, so now it's time to have a recap of the key terms we used today. So yes, पहला है prompt. It is a instruction या तो आप question जो आप मॉडल को देते हो। Second, RCTF, that is R stands for role, stands for context, and T stands for task, and F stands for format. It is a reusable prompt framework एंड आपको हमेशा ये फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। आपको एक अच्छी क्वालिटी का आंसर हमेशा मिलेगा इफ यू यूज दिस प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क। ओके, थर्ड, जीरो शॉट, यानी कि सीधा सीधा पूछना बिना कोई एग्जाम्पल दिए। एज वी हैव सीन अर्लियर इन आवर स्लाइड्स, लाइक हम लोग डायरेक्टली बता देते हैं कि हमको क्या चाहिए। वी don't give them examples or any explanation, just give the question हमको क्या चाहिए। Fourth, few shot, इसमें हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स पहले देते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमको ये फॉर्मेट में चाहिए या ये ऐसा चीज है, हमको ये इसके लिए ऐसा चाहिए, और फिर हम उनको हमारा क्वेश्चन देते हैं एंड देन वो पैटर्न स्टडी करके हमको उस पैटर्न में आंसर भी रिटर्न करते हैं। देन इज फिफ्थ इज टेम्परेचर। इट इज अ सेटिंग जो क्रिएटिविटी वर्सेस कंसिस्टेंसी कंट्रोल करता है। एंड फिफ्थ सिक्स्थ चेन ऑफ थॉट, यहाँ पे मॉडल को स्टेप बाय स्टेप रीजन करने के लिए कहना। ओके, सेवेंथ इज रोल प्रॉम्प्टिंग, मॉडल को एक स्पेसिफिक पर्सोना में एक्ट एज करने को कहना सो दैट दे कैन एक्ट that way, and according to that you can say उनके नजरिए से आपको उस अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा जो आपने एक्ट का डाला होगा। देन द लास्ट वन, द एथ वन, आइट्रेशन, प्रॉम्प्ट को मल्टीपल ट्राइज में रिफाइन करते रहना बेटर आउटपुट के लिए। यस, इट इज मस्ट, आपको प्रॉम्प्ट को बार बार रिफाइन करना होगा फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। So, and yes, you should remember these terms as these are very important terms and we will be using them in our future sessions. So, these are very important. Okay. So, now let's move further. So, in our coming up session, that is part 3, we'll be talking about retrieval augmented generation, that is RAG, RAG. आपको याद है हमने पार्ट 1 में LLM देखा था और हमने ये बोला था कि LLM कभी कभी कॉन्फिडेंटली गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है, लाइक हेलुसिनेशन।
एग्जैक्टली हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। हम देखेंगे कि एलएलएम को एक ओपन बुक कैसे दिया जाता है, यानी कि उसे रियल डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली आंसर निकालने दिए जाते हैं, गैस करने दिया जाता है, गैस करने नहीं दिया जाता, सॉरी। ओके, सो दैट इज ऑल। हम रैग के बारे में पढ़ेंगे एंड एग्जाम्पल्स भी लेंगे रिगार्डिंग रैग। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए एक्साइटिंग था एंड आपको सीखने मिला कि हम करेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं। एंड एक्चुअली ये आपको अपने खुद के रिसर्च पेपर्स के लिए भी बहुत काम आएगा कि आप एक्चुअल में प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके कैसे काम करवा सकते हो एआई से। यस, सो लेट्स मूव फर्दर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने वर्डिंग से कितना फर्क पड़ता है ये सीखा, आरसीटी फ्रेमवर्क सीखा, जीरो शॉट वर्सेस फ्यू शॉट देखा, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किया, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं वो देखे, और एक एडवांस टेक्निक दैट इज चेन ऑफ द थॉट प्रॉम्प्टिंग सीखा। ओके, सो इफ यू फाउंड दिस content useful and helpful, then do share, subscribe, and like. And if you have any queries regarding the session, or if you want any other uh, session on whatever topic you want, you can just reach out us at biotechrevion@gmail.com. Okay, thank you. And stay tuned for the next session that is on RAM.